अंग्रेज़ों का भारत आगमन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था और मैंने आपको ये समझाया भी था कि यूरोपीय देशों का जो भारत आगमन हुआ, उन यूरोपीय देशों के भारत आगमन का जो क्रम रहा, उस क्रम के बाद सभी यूरोपीय देशों को भारत में अपने व्यापार को स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वह संघर्ष क्षेत्रीय शक्तियों के साथ भी रहा और साथ में वह संघर्ष यूरोप से आने वाले देशों के साथ भी रहा। पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसियों के भारत आगमन और भारत आगमन के बाद उनकी सफलता और सफलता के बाद उनके संपूर्ण भारत में जो समय रहा, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। आज हम बात करेंगे अंग्रेज़ों का भारत में आगमन, उनका प्रसार की नीतियाँ और उनके भारत में बिताए गए समय का मूल्यांकन। सेकेंड ईयर हिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस है, चाहे फर्स्ट पेपर की बात की जाए या सेकंड पेपर की बात की जाए, दोनों ही पेपर का मूल इतिहास जो है वह अंग्रेज़ों के आगमन से लेकर के 1947 तक का इतिहास है। अर्थात यूरोपीय देशों के आगमन के बाद परस्पर यूरोपीय देशों का संघर्ष और उस संघर्ष के बाद अंग्रेज़ों को भारत में निर्णायक रूप से सफलता का तात्पर्य यूरोपीय देशों के साथ संघर्ष के बाद और उसके बाद उनका भारत पर नियंत्रण। अंग्रेज़ों के आगमन की शुरुआत में अंग्रेज प्रेरित कैसे हुए? यूरोप में पुर्तगाल और हॉलैंड की व्यापारिक गतिविधियों और आर्थिक समृद्धि से इंग्लैंड के व्यापारी भी उत्सुक हुए और उन्होंने भी नए समुद्री मार्गों का उपयोग करते हुए उसी परिपाटी पर चलते हुए पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार को स्थापित करने के लिए एक व्यापारिक समूह या व्यापारिक कंपनी की स्थापना को महत्व दिया। ऐसा नहीं था कि यह पहली बार हुआ, इससे पहले भी इंग्लैंड और अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियां अमेरिकी उपनिवेशों में अपना व्यापार कर रही थी, परंतु वहां पर यूरोपीय देशों के साथ संघर्ष भी चल रहा था। भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ट्यूडर ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए लंदन में व्यापारियों की एक कंपनी को संगठित किया और उसका जो मालिक था, जिसे हम गवर्नर के नाम से जानते हैं, उसे एक अधिकार पत्र दिया। ट्यूडर राजवंश की पहली महिला महारानी एलिजाबेथ, जिसके समय में लंदन में व्यापारियों के समूह को एक अधिकार पत्र प्रदान किया जाता है और उस अधिकार पत्र का तात्पर्य होता है कि हमें अर्थात एक व्यापारियों का समूह संगठित करना है और उसके द्वारा हमें पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना है। उसी अधिकार पत्र जो उसके गवर्नर को दिया गया था, उस अधिकार पत्र के द्वारा ही अंग्रेज़ों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में की गई, जो एक 100 व्यापारियों का समूह था। ईस्ट इंडिया कंपनी शब्द नया नहीं था। डचों ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, फ्रांसीसियों ने भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसका सीधा तात्पर्य था यूरोप से पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने वाली व्यापारिक कंपनी। लंदन में 100 व्यापारियों के समूह द्वारा व्यापारिक कंपनी की स्थापना के बाद पहली बार इनका व्यापारिक जहाज़, जिसे हेक्टर कहा जाता है, वह 1608 में अर्थात 8 वर्ष बाद सूरत के बंदरगाह पर पहुंचता है और उसको लाने वाला जो कप्तान था, जो एक सैनिक अधिकारी था, जिसका नाम था हॉकिंस, अर्थात हॉकिंस के नेतृत्व में अंग्रेज़ों का पहला जहाज़ हेक्टर सूरत के बंदरगाह पर पहुंचता है। पुर्तगाली और डचों की बात की जाए, उन्होंने दक्षिणी भारत में कालीकट से अपने व्यापार की शुरुआत की थी। सूरत के बंदरगाह या पश्चिमी भारत में सूरत के बंदरगाह आने वाला पहला यूरोपीय देश अंग्रेज़ था और इसके बाद फ्रांसीसी आए थे। कैप्टन हॉकिंस ने, जो एक परिपाटी थी कि व्यापार करने के लिए उन्हें उस समय में उत्तर भारत के मुग़ल साम्राज्य के सम्राट जहांगीर से व्यापार की अनुमति लेनी पड़ी और वह व्यापार की अनुमति के लिए आगरा गया। आगरा जाने के बाद भी उस समय में मुग़ल साम्राज्य में, मुग़ल दरबार में यूँ कहा जा सकता है, पुर्तगालियों का प्रभाव था, जिसकी वजह से हॉकिंस को भारतीय क्षेत्रों में व्यापार की अनुमति नहीं मिली और वे केवल यात्री के रूप में भारत में घूम सकते थे। उसके बाद 1612 में पाल कैनिंग भी भारत आया, उसे भी मुग़ल शासकों से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त नहीं हुई। 1615 में पहली बार इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने एक लेटर लेकर के, ऑफिशियली या आधिकारिक लेटर लेकर के इंग्लैंड की संसद से विलियम एडवर्ड को मुग़ल दरबार में भेजा, जिसका उद्देश्य था कि इंग्लैंड की संसद या
इंग्लैंड के सम्राट और मुग़ल बादशाह आपस में व्यापार करना चाहते हैं। विलियम एडवर्ड मुग़ल दरबार में उपस्थित भी हुआ, परंतु वह भी असफल रहा। 1615 में इसी क्रम में सर टॉमस रो, जो लंदन का एक विदेश मंत्री था, जिसे अरबी भाषाएं आती थी, फ़ारसी भाषाएं आती थी तथा वह भारतीय क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करने के बाद वह 1615 में जहांगीर की सेवा में उपस्थित हुआ, अर्थात जहांगीर से वो जाकर के मिला। वह जहांगीर के साथ आगरा और मांडू के किलों तक भी गया और जहांगीर से सर टॉमस रो ने यूरोपीय देशों के साथ समानता के आधार पर एक व्यापारिक संधि का प्रस्ताव रखा और उस व्यापारिक संधि का प्रस्ताव जो था उसकी सफलता 17 फरवरी 1619 को मिली, जिसके अंतर्गत भारत में अंग्रेज़ों को व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई। और ये जो अनुमति थी, इस अनुमति का आधार था कि केवल अंग्रेज जो हैं वे भारत में व्यापारिक गतिविधियां कर सकते हैं और कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्र जो थे उन्हें फैक्ट्री और कारखाने कहा जाता था। ये सामान्यतः वर्तमान व्यापारियों की तरह हुआ करता था। गांवों या छोटे व्यापारियों से वस्तुओं को खरीद कर समुद्री बंदरगाह या जिसे फैक्ट्री या कारखाना कहा जाता है वहाँ वो इकट्ठा किया करते थे और इकट्ठा करने के बाद वे उस व्यापार को इन वस्तुओं को जहाज़ के द्वारा इंग्लैंड या यूरोपीय देशों में ले जा करके बेच कर मुनाफा कमाया करते थे। तो केवल प्रारंभिक चरण में केवल जहांगीर के अनुमति पत्र के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सर्वप्रथम सूरत, जहां पर सबसे पहले वो हेक्टर जहाज से सूरत के बंदरगाह पर पहुंचे थे। सर्वप्रथम सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक बस्ती की स्थापना की तथा व्यापारिक बस्ती के लिए उन्होंने वहाँ पर सैनिकों को भी रखना प्रारंभ किया। इसी क्रम में 1631 में मछलीपट्टनम में एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई। 1640 में अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी सफलता ये रही कि मद्रास के चंद्रगिरी के पास में उन्होंने एक जगह को मद्रास के राजा से खरीद कर वहाँ पर अंग्रेज़ों का सबसे पहला किला, समुद्री किला जो मद्रास के चंद्रगिरी में बनाया गया था, जिसे सेंट जॉर्ज के किले का नाम दिया गया, जो अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित किया गया सबसे पहला किला था। अर्थात व्यापार की शुरुआत सूरत से पश्चिमी समुद्री तट, जिसे हम अरब सागर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करते हुए दक्षिण में मद्रास के चंद्रगिरी में सेंट जॉर्ज के किले का निर्माण करना और उसके बाद 1651 में बंगाल के हुगली नामक, वर्तमान बंगाल अर्थात पश्चिमी बंगाल के हुगली नामक स्थान पर अंग्रेज़ों के द्वारा एक कारखाना स्थापित किया गया, जो यूरोपीय देशों के द्वारा स्थापित किया गया बंगाल में पहला कारखाना था। तो यहाँ यह देखने को मिलेगा कि पहले वे पश्चिमी भारत में सूरत के बंदरगाह पर आते हैं 1608 में और 1651 तक, अर्थात केवल लगभग 42 से 43 वर्ष के अंदर वे भारत के पूर्वी तट अर्थात बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी बंगाल तक अपना व्यापार का विस्तार कर लेते हैं। उसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था कि उनकी व्यापारिक प्रतिस्पर्धिता, जल सेना और उनका कुशल प्रशासनिक तंत्र। इसी कारण से पश्चिम में व्यापार की शुरुआत करने के लगभग 42 से 43 वर्ष के अंदर ही वे पूर्वी भारत के पश्चिमी बंगाल के बंगाल के समुद्र तट तक उनके व्यापारिक केंद्र स्थापित हो जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल से इंग्लैंड पहुंचने वाला एक सीधा समुद्री मार्ग था और भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य जो था वो उस समय पश्चिम बंगाल था, जहाँ से सर्वाधिक व्यापार, विदेशी व्यापार, समुद्री व्यापार या तटीय क्षेत्रों से व्यापार हुआ करता था, जो उनकी मुख्य आवश्यकता थी। 1652 में बंगाल के सूबेदार शहजादा शुजा, जो औरंगजेब के भाई थे, के से एक विशेष आदेश अर्थात निशान प्राप्त करने के बाद अंग्रेज़ों को पश्चिमी बंगाल में कर मुक्त व्यापार या समुद्री व्यापार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिससे कि बंगाल का इंग्लैंड के साथ सीधा समुद्री व्यापार प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले अंग्रेज़ों को किसी भी राज्य में व्यापार करने के लिए कर चुकाना पड़ता था, परंतु बंगाल के सूबेदार के साथ एक समझौते के आधार पर शुजा ने उन्हें कर मुक्त व्यापार या निशान प्रदान किया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को भारत में
कर मुक्त व्यापार की सफलता प्राप्त हुई। और ये इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि बंगाल से सीधे ही वे समुद्री मार्ग से इंग्लैंड से जुड़ने के लिए पश्चिमी बंगाल पर अपना नियंत्रण आवश्यक था। 1658 में कंपनी ने भारत में स्थित सभी कोठियों अर्थात व्यापारिक कोठियों को व्यवस्थित करने और सुसंगठित करने के लिए कार्य प्रारंभ किया। और 1661 में कंपनी ने अपनी सभी बस्तियों की शासन व्यवस्था को स्थापित किया। 1670 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 3 महत्वपूर्ण केंद्र थे, पश्चिमी भारत में सूरत, दक्षिणी भारत में मद्रास और पूर्वी भारत में पश्चिमी बंगाल, ये 3 प्रमुख केंद्र उनके स्थापित हो चुके थे, जो उनकी व्यापारिक सफलता को दर्शाता है। इसी क्रम में ये कार्य अंग्रेजों का व्यापारिक उद्देश्य के अंतर्गत चल रहा था, परंतु उनका इसी के साथ पुर्तगालियों और डचों के साथ भी संघर्ष चल रहा था। फ्रांसीसी तब तक भारत आ चुके थे, परंतु वे व्यापारिक दृष्टिकोण से इतने संपन्न नहीं थे जितना कि अंग्रेज थे। अंग्रेजों का व्यापारिक प्रसार तो चल रहा था, परंतु इसके साथ उनका पुर्तगाली और डचों के साथ संघर्ष भी चल रहा था। और अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था कि भारत के एक ऐसे तटीय क्षेत्र पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाए, जिससे कि इंग्लैंड से सीधा व्यापार हो सके, और वो थे पश्चिमी बंगाल के बंदरगाह। 20 दिसंबर 1686 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल के सुतनती नामक स्थान पर एक नए नगर की स्थापना की जाती है, जिसे वर्तमान का कलकत्ता नगर कहा जाता है, कोलकाता। उस नगर की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई और बाद में इसी को इन्होंने अपनी प्रशासनिक राजधानी भी बनाया। 1680 में अंग्रेजों को, जब मुगलों में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था और औरंगजेब जब तक विजयी हो चुका था, तो 1680 में अंग्रेजों को औरंगजेब से सभी क्षेत्रों में व्यापार की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ। यहाँ सभी क्षेत्रों का तात्पर्य होता है कि औरंगजेब के नियंत्रण में जितने भी साम्राज्य थे, जितने भी सूबे थे, जितने भी भौगोलिक क्षेत्र, उन सभी क्षेत्रों में अंग्रेजों को व्यापार की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो चुका था, जिसे कहा जाता है पूरे मुगल साम्राज्य में अंग्रेजों को व्यापार की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो चुका था 1680 के बाद। परंतु 1680 के बाद दक्षिण में मुगलों का अंग्रेजों का जो संघर्ष प्रारंभ हुआ वो मराठों के साथ प्रारंभ हुआ। परंतु 1680 में ही मराठों से भी अंग्रेजों का एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत मराठों और अंग्रेजों ने आपस में शांतिपूर्ण व्यापार करने के लिए समझौता किया। अगर यहाँ हम फ्रांसीसियों की बात करते हैं, तो फ्रांसीसी तब तक दक्षिणी भारत में आए नहीं थे। फ्रांसीसियों के साथ मराठों का संघर्ष, मराठों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष, यह 1740 के बाद प्रारंभ हुआ था। दक्षिण में मराठों के साथ समझौता करने के बाद अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय राज्यों के साथ बिना लड़े, बिना विवाद किए हुए अपने व्यापार को बढ़ाया जाए। और परस्पर यूरोपीय देश जो थे उस समय तक भारत में जो थे, डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी, उनके साथ उनका संघर्ष चलता रहता था, परंतु वे भारतीय क्षेत्रों के साथ किसी भी तरीके से युद्ध या व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में नहीं उलझ रहे थे। 1608 से लेकर 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से व्यापारिक कंपनी की तरह काम करती रही, जैसा कि हमने अभी देखा। 1608 से लेकर के 1680 तक उनका उद्देश्य क्या था? केवल व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त किया जाए। शाहजादा शुजा से व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त किया गया, औरंगजेब से व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त किया गया, मराठों के साथ उनका समझौता, मुगलों के साथ उनका समझौता, व्यापारिक स्वतंत्रता, व्यापारिक हितों को प्राप्त करना, ये वे कार्य थे जो ये दर्शाते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी उपनिवेशवादी नीति को किस तरीके से धीरे धीरे भारत में स्थापित किया। यूरोपीय शक्तियों के साथ अंग्रेजों का जो संघर्ष हुआ, जैसा कि हमने देखा, पुर्तगालियों के साथ हमने पढ़ा, डचों के साथ भी हमने पढ़ा, और कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फ्रांसीसियों के साथ भी उनका निर्णायक संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष में क्या हुआ? अंग्रेजों को यूरोपीय संघर्ष के बाद भारत में निर्णायक सफलता मिली। यहाँ निर्णायक सफलता का तात्पर्य होता है कि यूरोपीय देशों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों का किसी भी यूरोपीय देश के साथ संघर्ष नहीं रहा। तत्पश्चात अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारतीय शक्तियों को पराजित करना प्रारंभ किया। यह एक अंग्रेजों का जो मुख्य तरीका था कि भारत में रहते हुए व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त किया जाए, परंतु बिना किसी भारतीय शासक के साथ संघर्ष किए हुए।
पुर्तगालियों के साथ संघर्ष हुआ वो उनका यूरोपीय देशों के साथ संघर्ष था। डचों के साथ जो उनका संघर्ष हुआ वो उनका यूरोपीय देशों के साथ संघर्ष था। फ्रांसीसियों के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों का जो संघर्ष हुआ वो यूरोपीय देशों के साथ संघर्ष था। परंतु इस संघर्ष की वजह से अंग्रेज व्यापारिक दृष्टिकोण से और सैनिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली होते जा रहे थे। 1608 से लगाकर 1680 के मध्य संपूर्ण दक्षिणी भारतीय क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं तटीय क्षेत्र, जिसकी शुरुआत गुजरात से दक्षिणी भारत तक, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी बंगाल के समुद्री बंदरगाहों तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक नियंत्रण स्थापित हो चुका था। और उस व्यापारिक नियंत्रण की वजह से अंग्रेज अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले भारत में व्यापार और सैनिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली हो चुके थे और उनकी एक अलग सी छवि भारतीय शासकों के मन में हो चुकी थी। जैसे अगर हम दक्षिणी भारत की बात करते हैं, फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष हुआ, कर्नाटक के नवाबों के साथ संघर्ष, मराठों के साथ संघर्ष। मुगलों के संघर्ष में उन्होंने अपना हाथ नहीं डाला, केवल वे उनसे व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करते रहे, जैसा कि उन्होंने शहजादा शुजा से प्राप्त की या औरंगजेब से प्राप्त की। केवल उनका उद्देश्य था कि प्रथम जो चरण था, जिसे हम 1600 से लेकर 1750 के मध्य जानते हैं, वह व्यापारिक चरण था, जिसमें केवल उनका उद्देश्य था व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त किया जाए। और जब परिस्थितियां विपरीत रही, अनुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत, फिर उन्होंने व्यापारिक सुविधाओं की जगह राजनीतिक सुविधाओं को प्राप्त करना प्रारंभ किया। ब्रिटिश शक्ति का भारत में अभ्युदय कैसे हुआ? अगर हम 1600 से लेकर के 1947 तक के पूरे समय को अगर हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापारिक कंपनी के द्वारा भारत आना, व्यापारिक कंपनी के भारत आने के बाद भारत में 1857 की क्रांति के बाद शासन व्यवस्था में परिवर्तन, 1858 से सीधी शासन व्यवस्था इंग्लैंड की संसद लंदन के हाथों में चली गई, महारानी एलिजाबेथ के हाथों में चली गई। और 1858 से लेकर के 1947 तक ये जो पूरा भारत में अंग्रेज़ों का जो समय रहा, इसको 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। जैसे प्रथम चरण 1600 से लेकर 1750 तक, जिसे हम प्रथम चरण के नाम से जानते हैं। द्वितीय चरण 1750 से 1857 की क्रांति। और तृतीय चरण, जिसे हम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, 1858 से 1947 की आज़ादी तक। ये 3 चरण जो थे, ये ब्रिटिश शक्ति का अभ्युदय अर्थात ब्रिटिश शक्ति का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, अभ्युदय, प्रभाव और समाप्ति 1600 से लेकर 1947 3 चरणों में। प्रथम चरण की अगर हम बात करते हैं तो क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन, भारत में आने के बाद मुगलों से व्यापारिक अनुमति प्राप्त करना, व्यापारिक अनुमति के साथ व्यापार का प्रसार सूरत से बंगाल तक, जैसा कि हमने देखा अभी 1608 से लगाकर 1652 तक। उसके बाद प्रथम चरण में अंग्रेजों ने क्या किया? अन्य यूरोपीय देशों से संघर्ष किया और स्वयं को शक्तिशाली बनाया। स्वयं को शक्तिशाली बनाने के साथ अंग्रेजों की निर्णायक सफलता यूरोपीय देशों के साथ संघर्ष की बात, और उसके बाद सबसे जो मूल बात थी वो ये थी कि प्रथम चरण में अंग्रेजों ने किसी भी भारतीय शासक के साथ या भारतीय राज्य या भारतीय शक्ति के साथ सीधा संघर्ष नहीं किया। उन्होंने अपनी एक विचारधारा, जिसे कहा जाता है अंग्रेजों की भारत में साम्राज्य विस्तार की विचारधाराएं, जो मुख्य रूप से 5 थी: वाणिज्यवाद, प्राच्यवाद, उपयोगितावाद, ईसाईवाद और उपनिवेशवाद, जो भारत में ब्रिटिश शक्ति के अभ्युदय की महत्वपूर्ण विचारधाराएं थी, जो उसके साम्राज्य विस्तार की विचारधाराओं को स्थापित करती है। जैसा कि हमने शुरुआती चरण में भी देखा था कि भारत आने वाले सभी यूरोपीय देशों के अपने अपने उद्देश्य थे। उसी क्रम में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों या ब्रिटिश शक्ति का अभ्युदय जो हुआ, उसके पीछे उनकी मूलभूत जो आवश्यकता थी वो थी उनकी विचारधाराएं, और उसको आधार बना करके उन्होंने कार्य किया, जिसमें मुख्य रूप से वाणिज्यवाद, उपयोगितावाद और उपनिवेशवादी विचारधाराएं थी। इसके बाद ईसाईवाद और प्राच्यवादी विचारधाराएं जो थी वो आदर्शवादी विचारधाराएं थी। ठीक है, ओके।